हाय। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेंगे कि सेक्शन 68 के अंदर क्या दिया गया है। सेक्शन 68 हमें ये बोलता है कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट लॉ के अंदर ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको अटेस्ट कराना मैंडेटरी है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को तब तक यूज नहीं कर सकते एज एविडेंस जब तक कि जिन व्यक्तियों ने उनको एज अ विटनेस अटेस्ट किया था उनको आप कोर्ट के अंदर बुला के एग्जामिन नहीं कर लेते। अब ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको अटेस्ट कराना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है लॉ के हिसाब से, जैसे विल हो गई या गिफ्ट डीड हो गई या फिर मॉर्गेज डीड हो गई। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको अटेस्ट कराना जरूरी होता है। तो अगर जब भी इन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के अंदर एज एविडेंस यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको विटनेस को बुलाना जरूरी होगा जिन्होंने उसको अटेस्ट किया है। अब एक बारी सबसे पहले सेक्शन को रीड करते हैं। सेक्शन बोलता है इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, कि भाई डॉक्यूमेंट कैसा है जिसको लॉ ये बोलता है कि आपको उसको अटेस्ट कराना जरूरी है। इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, तो ये जो डॉक्यूमेंट होंगे इनको हम एज एविडेंस यूज नहीं करेंगे अंटिल वन अटेस्टिंग विटनेस, जब तक कि एक अटेस्टिंग विटनेस, कम से कम कितने अटेस्टिंग विटनेस चाहिए, एक अटेस्टिंग विटनेस चाहिए। जैसे हमने उनको 2 से अटेस्ट कराया, लेकिन हमें कितने विटनेस चाहिए होंगे, कम से कम उनमें से एक अटेस्टिंग विटनेस चाहिए होगा। हैज बीन कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन, कि भाई हमने उसको कोर्ट में बुलाया हो ये प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट मतलब कि एग्जीक्यूशन का मतलब कि जिन जो पार्टीज थी उन्होंने अपनी उसके कंसर्न से उसके ऊपर साइन किया, अपनी फ्री विल से उसके ऊपर साइन किया। और अटेस्टेशन मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रेजेंस के अंदर वो जो पार्टीज थी उस डॉक्यूमेंट की उन्होंने उसके ऊपर साइन किया है, या फिर उनमें से किसी पार्टी ने, एग्जीक्यूटिंग पार्टी ने उस विटनेस को ये एक्नॉलेजमेंट दी है, ये माना है उसके सामने कि हाँ ये सिग्नेचर मैंने ही किए हैं, वो अटेस्टिंग विटनेस बन जाते हैं। तो वो जो अटेस्टिंग विटनेस है उन दोनों में से किसी एक अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुलाना जरूरी है उन डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पर यूज करने के लिए। If there be an attesting witness alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो जो विटनेस है वो जीवित होने चाहिए और वो इस काबिल होने चाहिए कि वो कोर्ट में आके एज अ विटनेस दे सके। अगर वो विटनेस मर गए या फिर वो नहीं है इस काबिल तो उसके लिए अगला सेक्शन है वो एप्लीकेबल होता है। Provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of execution of any document not being a will। अब यहाँ पे बता रहा है कि कब हमें वो अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन विल के केस में ऐसा नहीं होगा। विल के केस में हमें बुलाना ही पड़ेगा किसी भी अटेस्टिंग विटनेस को। विच हैज बीन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब बताता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जिनको रजिस्टर करा लिया गया है उनके लिए हमें अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो पहले ही रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो जाते हैं, वहां पे उसके अंदर उसके सामने विटनेस ने गवाही दे दी होती है रजिस्ट्रार के सामने कि हाँ ये डॉक्यूमेंट हमारे प्रेजेंस के अंदर साइन हुए हैं, या फिर हमारे को इसकी एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है कि ये जो है फ्री कंसेंट से साइन हुए हैं। Unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied, जब तक कि जिस व्यक्ति ने उसको एग्जीक्यूट किया वो उसको स्पेसिफिकली डिनाई नहीं कर देता। तो बेसिकली हमें इसके अंदर ये बताया गया कि अगर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लॉ ये बोलता है कि उनको अटेस्ट कराना जरूरी है, तो हमें उसके अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुलाना पड़ेगा जब उसकी एग्जीक्यूशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि जब हमें ये प्रूफ करना है कि ये एग्जीक्यूट हो चुके हैं, मतलब ये एग्जीक्यूट हुए थे, तो जिन भी विटनेस ने उसको अटेस्ट किया था उनमें से किसी एक विटनेस को कोर्ट के अंदर बुलाना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस यूज करने के लिए। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिसको इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से रजिस्टर कराना मैंडेटरी था और उनको रजिस्टर कराया था, तो फिर उसके लिए अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी नहीं है। लेकिन विल के केस में तब भी अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना पड़ेगा, तो विल के केस में आपको बुलाना मैंडेटरी है। अब देखिए एक मैक्सिम है, मैक्सिम का नाम है ओमनिया प्रेसिक्यूमिनेटर राइट एट सोलिमिनेटर एसे एक्टा डनस प्रोबेटर इन कॉन्स्ट्रेटियम। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि जो आपने जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है उसको आपने लिखा होगा, रिटर्न किया होगा, फिर उसको एग्जीक्यूट किया होगा, फिर आपने उसको अटेस्ट कराया होगा। तो अगर ये तीनों चीजें, जो उसका लिखना, उसका एग्जीक्यूट करना, उसका अटेस्ट करना, अगर एक ही इंक से हुआ है, मतलब एक ही पेन से हुआ है, उसके अंदर जो इंक यूज हुई उसको ऐसा करने के अंदर, लिखने के अंदर, अटेस्ट करने के अंदर और उसको एग्जीक्यूट करने के अंदर अगर एक ही इंक यूज हुआ है, तो ये प्रिजम्पशन मान ली जाती है कि
जो अटेस्टेशन है वो ड्यू अटेस्टेशन है, वो बिल्कुल सही अटेस्टेशन है, ये इस मैक्सिम के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेक्शन 68 के अंदर हमें इतना बताया गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 69 के ऊपर। सेक्शन 69 में बोलता है प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, कि जब कोई भी अटेस्टिंग विटनेस फाउंड नहीं होता तो उस केस के अंदर हम क्या प्रूफ देते हैं। अब पहले सेक्शन को रीड करते हैं, फिर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, जैसे कि अभी हमने पढ़ा जिन भी विटनेस ने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया, अब वो जो विटनेस है वो मिल नहीं रहे, उनको वो मिल नहीं रहे, मर गए या फिर इस काबिल नहीं है कि वो कोर्ट में आके विटनेस दे दें, तो ऐसे केस के अंदर और इफ द डॉक्यूमेंट परपोर्ट टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन यूनाइटेड किंगडम, मतलब कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब लंदन, आयरलैंड, इस जगह पे, ऐसे केस के अंदर इट मस्ट बी प्रूव दैट द अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस एट लीस्ट इज इन हिज राइटिंग। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो उसके ऊपर जो ये क्या चीज है, दैट द अटेस्टेशन ऑफ वन अटेस्टिंग विटनेस, की जो अटेस्टेशन विटनेस है, मतलब जिसने उसके ऊपर साइन किए हैं, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो साइन हुआ है वो उसी की हैंड राइटिंग के अंदर है। और साथ ही साथ हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एंड दैट द सिग्नेचर ऑफ पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज इन हैंड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन। और हमें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने उसको एग्जीक्यूट किया है वो भी उसी व्यक्ति की हैंड राइटिंग के अंदर सिग्नेचर हो चुके हैं। मतलब एक विटनेस के सिग्नेचर को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो उसकी हैंड राइटिंग में है, और जिस व्यक्ति ने उसको एग्जीक्यूट किया उसके सिग्नेचर को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो उसकी हैंड राइटिंग के अंदर ही है। अब जैसे इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि ए और बी के बीच में केस होता है, ए बी के ऊपर केस डालता है कि भाई मैंने इसके साथ मॉर्गेज डीड बनाई थी और इसने मेरी प्रॉपर्टी जो है वो देनी है। भाई मैंने मॉर्गेज के तौर पर बी के पास अपनी प्रॉपर्टी रखी थी और इसने मेरी मॉर्गेज, अब मैंने इसका पैसा वापस कर दिया मॉर्गेज का, और इसने जो मेरी प्रॉपर्टी है वो वापस करनी है, मतलब कि रिडम्पशन का सूट डालता है वो एक तरीके से ए। अब यहाँ पे जो मॉर्गेज डीड बनाई थी जिसको मैंडेटरी है लॉ के हिसाब से अटेस्ट करना, तो सी और डी दो व्यक्ति आके उसको अटेस्ट करते हैं जब वो बनी थी। अब जब ये कोर्ट में केस डाला गया ए के द्वारा और ए ने वो मॉर्गेज डीड कोर्ट के सामने रखी एज ए एविडेंस, तो जो सी और डी थे, अगर हम सेक्शन 68 के हिसाब से देखें तो उन दोनों में से किसी एक को हमें कोर्ट में बुलाना था ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट हुए हैं। लेकिन अब क्या होता है कि सी और डी दोनों ही मर चुके होते हैं, तो अब उन दोनों को कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि वो मर गए हैं। तो यहाँ पे ए क्या करता है, ए एक व्यक्ति एक्स को लेके आता है कोर्ट के अंदर, और वो जो एक्स व्यक्ति है वो क्या कहता है कि ये जो इसके ऊपर सिग्नेचर हुए हुए हैं सी के, ये सिग्नेचर को मैं जानता हूं और ये उसी की हैंडराइटिंग के अंदर हुए हुए हैं और ये सिग्नेचर उसी के है, मेरे को पता है कि उसके सिग्नेचर कैसे हैं। और दूसरी बात वो ये भी बोलता है कि हाँ मैं ए की हैंडराइटिंग को भी जानता हूं, मतलब जो एग्जीक्यूटेंट है, और ये जो हैंडराइटिंग है उसी की है, सॉरी बी की हैंडराइटिंग को भी जानता हूँ, ये हैंडराइटिंग उसी की है और ये सिग्नेचर भी उसी ने किए हैं, मतलब कि मेरे हिसाब से सिग्नेचर उसी के हैं, उसी की हैंडराइटिंग के अंदर है। तो यहाँ पे जो तीसरे व्यक्ति को लेके आया गया, इससे क्या प्रूव हो रहा है, हमने क्या प्रूव किया कि एक हमने अटेस्टिंग विटनेस को प्रूव कर दिया कि भाई ये जो सिग्नेचर उसके ऊपर हुए उसी हैंडराइटिंग के अंदर थे, और दूसरा जो उसका एग्जीक्यूटेंट था हमने ये भी प्रूव कर दिया कि वो जो उसके ऊपर सिग्नेचर थे उसको जो उसने एग्जीक्यूट किया वो भी उसी के हैंडराइटिंग के अंदर थे। तो हमारा वो जो डॉक्यूमेंट है वो एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है। सेक्शन 69 हमें ये बताता है, मतलब किसी भी तरीके से हमें ये प्रूव करना है कि वो जो उसके ऊपर अटेस्टिंग विटनेस है और जो एग्जीक्यूटेंट है उसी की हैंडराइटिंग के अंदर उसी के साइन है। तो सेक्शन 69 ये बोलता है, आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, और कोई मेथड भी यूज किया जा सकता है। सेक्शन 69 के अंदर ये बोला गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 70 के ऊपर। सेक्शन 70 बोलता है एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है उसी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया एग्जीक्यूटेड ने, मतलब कि उसको मान लिया कि हाँ ये डॉक्यूमेंट जो थे एग्जीक्यूट हुए थे, तो फिर उसको एज ए एविडेंस के तौर पर एडमिट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो सेक्शन 65 बी पढ़ा था, सेक्शन 65 का क्लॉज बी पढ़ा था, जिसके अंदर हमें कंटेंट या फिर उसकी जो अंदर की चीज थी उसको प्रूव करने की बात हो रही थी, उससे ये सेक्शन डिफरेंस हो जाता है। वहां पे हम उसके कंटेंट को या कंडीशन को प्रूव करते हैं, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को एज ए एडमिसिबल करा रहे हैं कोर्ट के अंदर। अब ये सेक्शन क्या बोलता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, कि भाई जो पार्टी है वो एडमिट कर रही है कि ये जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो सही है, एग्जीक्यूट हुआ है, ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, तो वो अपने आप में एक सफिशिएंट प्रूफ हो जाएगा उसकी एग्जीक्यूशन का।
एज अगेंस्ट हिम दो इट बी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, चाहे वो ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसको लॉ के हिसाब से अटेस्ट कराना था, वो उसने खुद ही उसको एडमिट कर लिया तो फिर ये माना जाएगा। जैसे सेक्शन 68 के अंदर बोलता है कि भाई लॉ के हिसाब से जौन सा डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराना मैंडेटरी है, उसके लिए आपको एक विटनेस को बुलाना पड़ेगा उसकी एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए, तभी वो एविडेंस के तौर पर यूज होगा। तो ये उसका एक प्रोविजो है, एक एक्सेप्शन है कि जहां पे वो पार्टी खुद ही एडमिट कर लेगी जिसके अगेंस्ट वो डॉक्यूमेंट है, तो फिर वो एडमिट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दूं, ए और बी के बीच में एक मॉर्गेज डीड बनी, ए ने बी के ऊपर केस डाला कि भाई मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दे, मैंने तेरा पैसा लौटा दिया। बी कहता है कि नहीं जी तूने मेरा पैसा लौटाया नहीं है, या फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, बी बोलता है कि तूने मेरा पैसा लौटाया नहीं है। अब ये डिस्प्यूट की बात है अपने केस के अंदर चलती रहेगी। अब ए जब ये केस डालता है तो उस वक्त वो मॉर्गेज डीड कोर्ट के अंदर रखता है कि भाई देखिए ये मॉर्गेज डीड है, इस बेसिस पे मैंने इसको प्रॉपर्टी दी थी और मैंने इसका पैसा इससे लिया था और वो पैसा मैंने लौटा दिया, वो मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, उस पर अलग चीज है। अब ये जो मॉर्गेज डीड प्रूव करनी थी, यहाँ पे बी क्या करता है, वो एडमिट कर लेता है, बी एडमिट कर लेता है कि हाँ ये मॉर्गेज डीड मेरे द्वारा ही एग्जीक्यूट हुई थी। तो अब यहाँ पे अब मॉर्गेज डीड को तो अटेस्ट कराने के लिए भी मैंडेटरी है, तो यहाँ पे वो अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना जरूरी नहीं है क्योंकि बी ने उसको अपने आप ही एडमिट कर लिया कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे द्वारा ही एग्जीक्यूट हुआ था। तो सेक्शन 70 ये बोल देता है। उसके कंटेंट्स क्या है, उसके अंदर क्या बातें बोली गई, वो सेक्शन 65 बी के हिसाब से या फिर प्राइमरी एविडेंस के हिसाब से यूज होंगी। तो सेक्शन 70 के अंदर ये बोला गया। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 71 के ऊपर। फिर सेक्शन 71 क्या बोलता है, सेक्शन 71 ये बोलता है कि जब मान लीजिए कि विटनेस ने डिनाई कर दिया उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट ये मानने से कि भाई ये मेरे सामने एग्जीक्यूट हुए थे, हो सकता है कि कॉल्यूजन हो जाए अपोजिट पार्टी से कि भाई तूने ये नहीं मानना कि ये तेरे सामने अटेस्ट हुए थे, या फिर मान लीजिए रियल में ही विटनेस भूल गया कि मेरे सामने मेरे प्रेजेंस के अंदर इन्होंने ये साइन किए थे। तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 71 क्या बोलते हैं कि कोई और अगर मेथड है, कोई और अगर तरीका है तो उससे फिर हम उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करेंगे, वो डॉक्यूमेंट अभी खत्म नहीं हो जाएगा। पहले सेक्शन रीड करते हैं, बोलते हैं इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि भाई वो मना ही कर देता है कि भाई नहीं मेरे सामने नहीं हुआ, या फिर वो कहता है कि मेरे को याद नहीं आ रहा कि मेरे सामने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए थे, इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव बाय अदर एविडेंस, तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो किसी और एविडेंस के तरह हम प्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो अटेस्टिंग विटनेस थे, अब एक अटेस्टिंग विटनेस ने जो डिनाई कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अभी ही हम दूसरे तरीके यूज करना स्टार्ट कर देंगे, अब हम दूसरे अटेस्टिंग विटनेस को बुलाएंगे। ये बात एक केस के अंदर बोली गई थी, जानकी नारायण बोहिर वर्सेस नारायण नमीदियो कदम AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर। अब आप कोई और तरीका क्या यूज कर सकते हो, मान लीजिए कि जैसे आप इस तरीके को यूज कर सकते हो, जिसने वो डीड लिखी, अब जिसने वो डीड लिखी उसको आप लेके आ सकते हो कि भाई हाँ वो ये आगे एविडेंस दे सकता है कि हाँ मेरे प्रेजेंस के अंदर इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया और ये अटेस्टिंग विटनेस थे, इन्होंने भी इसको साइन किया। तो आप कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो उस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए। तो सेक्शन 71 के अंदर हमें ये बताया गया। उसके बाद सेक्शन 72 के ऊपर आए थे, बोलते हैं प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, कि भाई कोई डॉक्यूमेंट जिसको लॉ के अंदर नहीं बोला गया कि इसको अटेस्ट कराना जरूरी है, जैसे हम पहले देखा कि भाई कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको अटेस्ट कराना जरूरी है, अब कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जिसको लॉ के द्वारा अटेस्ट कराना जरूरी नहीं है तो उसको किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा। जैसे सेल डीड होती है, सेल डीड को लॉ के द्वारा अटेस्ट कराना जरूरी नहीं है, तो अब यहाँ पे किस तरीके से, पहले सेक्शन को रीड करते हैं। सेक्शन बोलता है एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इट वाज अनअटेस्टेड, कि भाई कोई भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकता है जिसको लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं था अटेस्ट किया जाना, कि भाई वो जैसे कि अनअटेस्टेड ही था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ए ने एग्जीक्यूट की एक सेल डीड बी के फेवर में, ए ने एग्जीक्यूट की एक सेल डीड बी के फेवर के अंदर, ही साइंस अ डीड एंड गेट इट अटेस्टेड बाय सी एंड डी, और क्या करता है कि सी और डी से उसको अटेस्ट भी करा देता है, भाई ज्यादा उसको अच्छे से कंफर्म कराने के लिए, जरूरत नहीं थी उसको कराना, लॉ के अंदर नहीं बोला गया था। B files a suit against A on the basis of the sale deed for possession, अब B जो है उसके ऊपर सूट कर देता है, मेरे को प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं दे रहा उस सेल डीड के बेसिस पे ऊपर। A denied the execution of the sale deed, A मना कर देता है कि भाई ये सेल डीड एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, मैंने साइन ही नहीं की है, तो झूठी सेल डीड है। B summons the scribe of the deed, अब B क्या करता है, उस व्यक्ति को बुलाता है जिसने ये सेल डीड लिखी थी, उसने किसी भी अटेस्टिंग विटनेस को नहीं बुलाया, उसने स्क्राइब को बुला लिया जिसने लिखी थी, और वो इस बात को आके एडमिट कर देता है कि हाँ मैंने ये डीड लिखी थी, इसको मेरे सामने इन दोनों ने एग्जीक्यूट किया, अटेस्टिंग विटनेस ने एग्जीक्यूट किया, तो वो भी मान लिया जाएगा क्योंकि ये लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं था कि उसको अटेस्ट कराया जाए। तो उसको उसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो जैसे कि
चाहे आपने उसको अटेस्ट करा लिया जैसे कि आपने उसको एक अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट को आप प्रूव करते। तो ये सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 तक हमने समझ लिए।